नमस्कार। इस भाग में हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है। इसी के आधार पर आज हम आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताएंगे। पहला अभ्यास संस्कृत वर्णमाला का। वैसे तो मणिका जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कक्षा 9 में पहला पाठ यही है। पहला पाठ का मतलब व्याकरण में पहला पाठ यही है। परंतु किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला सोपान है वर्णमाला। हम यहाँ संस्कृत के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो भाषा की दृष्टि से भी संस्कृत वर्णमाला सबसे पहला सोपान है। हम उसी के बारे में जानते हैं। संस्कृत वर्णमालायाः पठनात् पूर्वं वर्णविन्यासस्य विषये पठामः। संस्कृत वर्णमाला के पढ़ने से पहले हम वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विन्यास इत्युक्ते किम? वर्ण विन्यास अर्थात क्या? तो कहा कि पदे विद्यमानानां वर्णानां पृथक पृथक लेखनम वर्ण विन्यास इति कथ्यते। पद में, शब्द में विद्यमान वर्णों का अलग अलग लेखन ही वर्ण विन्यास कहलाता है। अर्थात पद में या शब्द में जो जो वर्ण हैं उनको हम जब अलग अलग करने लगते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, वही वर्ण विन्यास होता है। जैसे विद्यालयम। विद्यालयम एक पद है, एक शब्द है। शब्द को ही पद कहा जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा। और संस्कृत में शब्द अर्थात पद एक ही चीज। तो विद्यालयम में आप देख रहे हैं, आपको प्रथम दृष्टिया तो विद्यालयम 5 अक्षर दिख रहे होंगे। क्योंकि ये 5 नहीं है, यहाँ पर अक्षर कई हैं। देखिए कैसे हम पता लगाएंगे। तो वर्ण विन्यास करते हैं, तो व प्लस ई। क्योंकि जब आपने वी बोला तो वी का अर्थ है व और ई। ऐसे ही द्या तो द प्लस य प्लस आ। और ल में आपको यहाँ कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं होती है उनमें भी अ रहता है। और जिन व्यंजनों में अ भी नहीं होगा वे व्यंजन हलंत होते हैं, जैसे आप अंतिम में म देख रहे होंगे। चलिए, तो हम ल पर थे, तो ल प्लस अ, ल। अब देखिए व प्लस ई वी, द य और आ मिलकर द्या, और ल प्लस अ मिलकर के बना ल, और ऐसे ही य प्लस अ य और म, विद्यालयम। ये वर्ण विन्यास हमने किया। वर्णों को, पद में जो स्थित वर्ण हैं उनको अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। कोई पद है, जैसे विद्यालयम पद है, इस विद्यालयम पद में जितने भी वर्ण हैं इन सबको अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास है। विद्यालयम में आपने देखा प्रथम दृष्टया आपको 5 अक्षर दिख रहे थे, लेकिन वास्तविकता में यहाँ 10 वर्ण हैं। तो इन 10 वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया, ये वर्ण विन्यास हो गया। देखिए कैसे आते हैं। भाषा से हम समझते हैं। भाषायाम वाक्यानि भवन्ति। भाषा में वाक्य होते हैं। वाक्येषु पदानि भवन्ति। भाई भाषा किसको कहते हैं? तो कहा कि भाषा वाक्यों का समूह है, जहाँ बहुत सारे वाक्य हैं वो भाषा है। तो भाषायाम वाक्यानि भवन्ति, भाषा में वाक्य होते हैं। वाक्येषु पदानि भवन्ति, और वाक्यों में पद होते हैं। पदेषु वर्णाः भवन्ति, और जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनमें वर्ण होते हैं। और अतः इसीलिए वर्णः एव भाषायाः महत्वपूर्णः घटकः अस्ति। वर्ण ही किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण घटक है। यदि वर्ण नहीं है किसी भाषा में, यदि किसी भाषा में अक्षर नहीं है, तो उस भाषा का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। यहाँ क्रम देखिए, भाषा में वाक्य होते हैं, और वाक्य में क्या होता है? तो वाक्य में पद होते हैं, और पदों में वर्ण होते हैं। यानी वर्णों को मिलाकर पद बनता है, और पदों को मिलाकर वाक्य, और कई वाक्यों के समूह से भाषा का निर्माण होता है। तो जब प्रथम इकाई ही नहीं होगी तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी।
तो जिसको हम वर्ण कह रहे हैं वही यहाँ पर अक्षर है। वर्णः अक्षरम समानमेव। अधुना अधोलिखितं संवादं पठामः। संवाद दिया हुआ है। इदं वाक्यं पठ। आचार्यः कथयति इदं वाक्यं पठत। इस वाक्य को पढ़ो। त्वं कार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छसि। तुम कार्य करके विद्यालय जाते हो। अधुना कथयत अस्मिन् वाक्ये कानि कानि च पदानि सन्ति। इस वाक्य में कौन कौन से पद हैं? तो शिष्य कहता है महोदय अस्मिन् वाक्ये त्वं कार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छसि इति पंचपदानि सन्ति। ये 5 पद हैं। कौन कौन से 5 पद हैं? पहला है त्वं, दूसरा कार्यम, तीसरा कृत्वा, चौथा विद्यालयम और पांचवा गच्छसि। इति पंचपदानि सन्ति। ये 5 पद हैं। शोभनम बहुत अच्छा। प्रत्येकम पदे के वर्णाः सन्ति। प्रत्येक पद में कौन कौन से वर्ण हैं? लिखित्वा दर्शयत, लिख कर दिखाओ। तो 5 पद बताए थे। तो त्वम में देखिए यहाँ पर त, व, अ और म 4 अक्षर हैं। ऐसे ही कार्यम में क, आ, र, य, अ, म कार्यम हो गया। कृत्वा में क में री की मात्रा है तो क्री, त, व, आ कृत्वा हो गया। विद्यालय में व प्लस ई और द प्लस या आ, ल प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस म, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो विद्यालय में 10 वर्ण हैं। गच्छसि में ग, अ, च, छ, अ, स, ई 7 वर्ण हैं। तो प्रत्येक का वर्ण विन्यास किया। देखिए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास है। कोई आपसे पूछे वर्ण विन्यास क्या है, तो वर्ण विन्यास पद में स्थित वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास है। अतिशोभनम प्रसन्नोस्मि अग्रे वयम संपूर्ण वर्णमालां पठिष्यामः। ठीक है, आगे हम पूरी वर्णमाला पढ़ेंगे। अधोलिखितानां वाक्यानां पदानि लिखित्वा वर्णविन्यासं कुर्मः। यहाँ ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आप वर्ण विन्यास करके, ओ पद दिए हुए हैं 5 पद हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं। इन 5 पदों को आप वर्ण विन्यास करेंगे। जैसे ऊपर दिया हुआ था त्वं कार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छसि में वर्ण विन्यास किया था, ऐसे ही आपको इस वाक्य का वर्ण विन्यास करना है। चलिए आगे। किंचिदपि न में देखिए इस तरीके से करेंगे। क प्लस ई की हो गया, फिर य बना हुआ है तो य लिख दिया, और फिर ची तो ची में च प्लस ई, और द प्लस अ, और पी में प प्लस ई न। इसी प्रकार जो नीचे एक वाक्य और दिया हुआ है, अहो एवं अशुचयित्वा भवता तत्र न गंतव्यम, इसका भी आपको वर्ण विन्यास करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अहो एवं अशुचयित्वा भवता तत्र न गंतव्यम। वैसे मैं ये वाक्य डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जिनका आपको वर्ण विन्यास करना है तो आप वर्ण विन्यास अवश्य करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही विद्या सफल होती है। आगे आइए। ऐसे ही वर्ण विन्यास के यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पद पर। हमने शब्द से तो वर्ण विन्यास कर लिया, अगर हमें वर्ण विन्यास दिया हुआ है तो क्या हम पद बना पाएंगे? देखिए अ, तो अ हो गया। कितना आसान है इसको बनाना। वर्ण विन्यास करना जितना आसान है, उससे ज्यादा आसान है वर्णों को परस्पर जोड़ करके पद निर्माण करना, वर्ण संयोजन करना जिसको कहा जाता है व्याकरण में। पदों को अलग अलग करना वर्ण विन्यास होता है। पदों को मिलाकर शब्द बनाना, वो शब्दों को क्षमा करें, वर्णों को अलग अलग करना, पद में से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विन्यास है। और अलग अलग वर्णों को जोड़कर पद बनाना वर्ण संयोजन है। तो देखिए तो सीधा है ही, इसमें कुछ जुड़ना नहीं है। ह प्लस अ तो ह बन गया अ ह और म तो अहम। ऐसे ही देखिए त प्लस आ ता और न प्लस ई नि तानि। और आगे चलते हैं। क प्लस अ क और म प्लस अ म
ल प्लस आ ला और न प्लस ई नि कमलानि। ऐसे ही पश्यामि तो प प्लस अ प हो गया, स आधा है, आगे कोई अक्षर स्वर नहीं है इसलिए मात्रा नहीं जुड़ेगी, तो य प्लस आ या तो बन गया पश्या, और म में ई जुड़ा तो पश्यामि। अधुना निर्मितानि पदानि संयोज्य वाक्यम लिखामः। अब ये जो हमने पद निर्मित किए इनको मिला करके वाक्य लिखें, तो अहम तानि कमलानि पश्यामि, यही होगा ना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई कि वर्णों को मिलाकर के हम कैसे पद बनाते हैं, या पदों से अलग अलग करके वर्ण संयोजन हम कैसे करते हैं। आगे देखिए वर्णमाला पर आते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ आपको बेसिक समझाया कि वर्ण क्या है, वर्ण समझ में आ गया। अच्छा, जैसे हमारे पास शब्द थे अहम तानि कमलानि, इनको हमने अलग अलग किया छोटे छोटे खंडों में, यानी कि जो भी सबसे छोटे खंड हो सकते थे वो हमने कर लिए। तो स्पष्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम लिखें अहम में अह अम चार अक्षर हैं, इससे छोटा कहें कि इससे छोटा आप भाग करिए इसका, कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे छोटा तो है ही नहीं संभव। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और उन्हीं वर्णों का समूह वर्णमाला होता है। वर्णानाम समूह वर्णमाला। तो देखिए वर्ण को हम संस्कृत व्याकरण में वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं। वर्णाः, वर्ण होते हैं सारे, दो भाग में हमने बांटा, कुछ तो स्वर हो गए और कुछ व्यंजन हो गए। स्वराः व्यंजनानि। देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो कहा कि स्वराः येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः इति कथ्यन्ते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहे जाते हैं। स्वतंत्रतया भवति, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अच्छा, स्वतंत्र और परतंत्र, अगर इनका स्वतंत्र होता है तो परतंत्र किन वर्णों का होगा? तो ये तो यहाँ स्पष्ट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो रहा है वे स्वर हैं, और जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा वे व्यंजन हैं। तो व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, ये हम आगे बताएंगे जब व्यंजन बताएंगे। अभी ये जानिए कि स्वतंत्र का अर्थ है कि किसी अन्य का हमको सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इन वर्णों के उच्चारण के लिए हम किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए कहा है कि यह स्वतंत्र वर्ण है। स्वतंत्रतया उच्चारणं भवति। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ। इनमें उच्चारण करने में जो स्वर लिखे हैं इन्हीं का हमने उच्चारण किया, अन्य किसी का तो किया नहीं। तो जिन स्वरों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर कितने हैं? संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, 13 स्वर हैं। ठीक है, अब देखिए इन स्वरों को भी कई भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्व स्वराः भवन्ति। एक मात्रा के काल के उच्चारण में किए, एक मात्रा के उच्चारण के काल में किए जाने वाले चार स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणः, एक मात्रा के समय में उच्चारित किए जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जितना समय हमें एक मात्रा बोलने में लगता है उतने में हम जिस स्वर को बोल पाते हैं उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालः आवश्यकः भवति। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय अपेक्षित होता है, एक मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से हैं? तो 5 ह्रस्व स्वर हैं, अ इ उ ऋ लृ। इन सबको बोलने में आपको एक मात्रा का समय लग रहा है। आप कैसे मापन करेंगे मात्रा का समय? तो आप जितनी देर में ये स्वर बोल पा रहे हैं, एक स्वर को आप जितना समय ले रहे हैं उतना समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से एक मात्रा बोलने में आपको उतना ही समय लगता है। अ इ
उ, रि, लृ। ये 5 स्वर ऐसे हैं जिनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब कोई कहे कि इनको ह्रस्व क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्वस्वराः भवन्ति। एक मात्रा के समय में उच्चारित किए जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दीर्घ में। तो कहा द्विमात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः दीर्घस्वराः भवन्ति। 2 मात्राओं के काल में उच्चारित किए जाने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण के लिए 2 मात्राओं का काल आवश्यक होता है। तो देखिए, अ बोलने में जितना समय लग रहा था, उससे ठीक 2 गुना समय आपको आ बोलने में लगेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, अ बोलने में आपको कितना समय लग रहा था? 1 मात्रा का, और आ बोलने में 2 मात्रा का लगेगा, क्योंकि ये दीर्घ है। तो देखिए, अ आप बोलते हैं, मैं दोनों को बोल के दिखाता हूँ, आप स्वयं ही निर्धारित करिएगा समय किसमें कम लगा, किसमें ज्यादा। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, ये हो गया। तो अ जितना समय लगा, उससे ठीक 2 गुना समय आ में लगता है। तो 2 मात्राओं के उच्चारण का समय ले रहा है, इसलिए इनको दीर्घ कहा जाता है। और जिसको हम हिंदी में छोटी ए, छोटी ओ कह करके बोलते हैं, वो वास्तव में दीर्घ ही है। हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, छोटा अ, बड़ा आ। तो छोटा तो वहां समझ में आ गया, छोटा अ मतलब ह्रस्व अ, और बड़ा आ मतलब दीर्घ आ। लेकिन छोटी ए और बड़ी ए का कॉन्सेप्ट वहां आपको समझने के लिए दिया गया है, क्योंकि हिंदी में भी कहें या संस्कृत व्याकरण में भी कहें, ए, ऐ, ओ, औ ये चारों ही दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। लेकिन अ, ई, उ, री, री ये 5 ह्रस्व स्वर संस्कृत में है, क्योंकि हिंदी में री नहीं है। तो अ, ई, उ, री ये चारों वहां बताए जाते हैं ह्रस्व। तो ह्रस्व और दीर्घ हो गया। अब एक स्वर और आता है प्लुत। तो 1 मात्रा वाला ह्रस्व हुआ, 2 मात्रा वाला दीर्घ हुआ, और 2 मात्रा से अधिक का समय लग रहा है तो कहा त्रिमात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः प्लुत स्वराः भवन्ति। 3 मात्राओं के उच्चारण काल का समय लेने वाले स्वर प्लुत स्वर होते हैं। अर्थात प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा काल आवश्यक होता है। यानी 3 मात्राओं को बोलने में लगने वाला समय आवश्यक होता है प्लुत स्वरों के उच्चारण में। अ, ई, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए, ये प्रायः पढ़ने को या देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आप किसी अक्षर की मात्रा को बहुत देर तक खींचते हैं, तो वह प्लुत हो सकता है। और ये कोई भी, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ का भेद नहीं होता है। जैसे देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम, यही है ना? तो अब वहां पर ओम में आपने देखा होगा ना, ओ, उसको आप काफी देर तक बोल रहे हैं। तो क्या वो ह्रस्व है? नहीं है, क्योंकि एक ह्रस्व में तो 1 मात्रा का समय लगता है। क्या वह दीर्घ है? बोले दीर्घ भी नहीं है, क्योंकि दीर्घ में 2 मात्राओं का समय लगता है। तब क्या है? तो कहा वो प्लुत हो जाएगा। या जैसे आपने अपने किसी मित्र को दूर से बुलाया, राघव। अब राघव कह करके आपने बुलाया, तो राघव में र में आ तो दीर्घ है, लेकिन घ में जो आ था उसको आपने इतनी देर क्यों खींचा? तो वो क्या बन गया? वह प्लुत बन गया। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, तो जिस स्वर को हम ज्यादा देर तक दोहराते हैं या ज्यादा देर तक पुकारते हैं, वह वहां पर प्लुत कहा जाता है। तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि वो एक बार प्लुत कहा गया तो हमेशा प्लुत ही कहेंगे। किसी का नाम राघव है तो आप राघव ही कहेंगे। लेकिन जब दूर खड़ा होगा कोई व्यक्ति, तो आप जोर से चिल्लाएंगे और बुलाएंगे राघव। अब राघव जब आपने एक बार ऐसे बुला लिया तो कहेंगे वो तो प्लुत हो गया। वो हमेशा के लिए नहीं है, उसी समय के लिए था। तो किसी को दूर से बुलाने में हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। 3 भेद होते हैं स्वर के, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 1 मात्रा का समय जिसमें लगता है वो ह्रस्व है, 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता है वो दीर्घ है, और 3 मात्राओं का समय जिसमें लगता है वो प्लुत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों में भेद भी लिख दिए, जो अभी मैं बता रहा था। अ का दीर्घ आ हो गया, ई का दीर्घ ई हो गया, उ का दीर्घ उ हो गया।
री का दीर्घ री हो गया, री का दीर्घ होता ही नहीं है। और ए ऐ ओ औ ये चारों दीर्घ हैं क्योंकि इनका ह्रस्व स्वर कोई भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, व्यंजन के बारे में जानें। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को भी हम दो भाग में सहूलियत के लिए बांट लेते हैं, एक वर्गीय व्यंजन और एक अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, अवर्गीय व्यंजन 8 होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि वर्गीय और अवर्गीय इन दो भागों में क्यों बांटा गया। देखिए, व्यंजना नाम वर्गीकरणम, जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, वर्ग में बांट देते हैं, वो वर्गीय व्यंजन है। 5-5 के हमने 5 समूह बना लिए वर्गों वर्णों को याद करने के लिए। देखिए, क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग प फ ब भ म। 5-5 अक्षरों का समूह ले लिया और उन 5 अक्षरों में जो सबसे पहला अक्षर है उसके नाम पर वर्ग का नाम रख दिया। क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, च वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, ट वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, त वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, और प वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में ये 5 वर्ग होते हैं, और इन वर्गों में जितने अक्षर होंगे वो वर्गीय व्यंजन आ गए। तो वर्ग में बंधे होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो आसान रहेगा, 5 वर्ग हैं, क च ट त प। अब इन 5 वर्गों में कितने कितने अक्षर हैं? बोले 5-5। तो 5 वर्ग और 5 अक्षर कितने हो गए कुल? 25। अगर आपको वर्ग याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं क ख ग घ ङ। बोले ट वर्ग में तो ट ठ ड ढ ण, प वर्ग में प फ ब भ म। वर्णमाला याद करने में भी आसानी होती है। तो ये 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। अब अवर्गीय जो बचते हैं वो 8 आते हैं, य र ल व श श श ह। अंतस्थ होते हैं य र ल व, और उष्माण वर्ण होते हैं श श श ह। ये 8 वर्ण ऐसे हैं जो किसी इन वर्गों में नहीं आई, इसलिए इनको अवर्गीय व्यंजन कहा गया। तो अंतस्थ और उष्माण। अब देखिए इनका होता क्या है ना, यहाँ एक मैंने जो पहले बताया था ना, स्वर में हमने आपको कि जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो सकता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, इन वर्णों का। जो ये व्यंजन है इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए वर्ग सॉरी जो व्यंजन है इनको बोलने में कितना समय अपेक्षित है। अभी स्वर में आपने पढ़ा था ना, 1 मात्रा वाला ह्रस्व है, 2 मात्रा वाला दीर्घ है और 3 मात्रा वाला प्लुत है। तो सबसे कम समय 1 मात्रा का है, लेकिन कहा है कि जो व्यंजन होते हैं उनको आधी मात्रा के समय के बराबर बोला जाता है। जितना समय आपको आधी मात्रा बोलने में लगता है, अब आधी मात्रा बोलने में समय लगता है यानी कि वो न्यूनतम से भी कम हो गया, वो हम बोल ही नहीं सकते। और दूसरी चीज ये भी है कि बिना स्वर के सहारे के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हम क बोले तो क बोलने में भी आपको सुनाई दे रहा होगा ना, क प्लस अ, क च ट, यानी कि वर्ग व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। इसलिए वहां स्वर की परिभाषा दी थी कि इनका उच्चारण स्वतंत्र हो सकता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। तो हमें उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमें बोलने के लिए कम से कम 1 मात्रा का समय तो चाहिए ही। स्वरात् व्यंजन वर्णान् च विहाय अन्ये अपि केचन वर्णाः सन्ति। स्वर और व्यंजन वर्णों को छोड़कर भी कुछ वर्ण होते हैं। जैसे अनुस्वार होता है। अनुस्वार यानी कि किसी अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अंग, इंग, उंग, यहाँ कई उदाहरण हैं, और ये किसी भी स्वर के ऊपर लग सकता है। याद रखिए अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे आप अंगूर बोलते हैं,
अब अंगूर बोलने में भी अंग में, या आपने घंटा बोला, घंटा, घंटी, दिनांक, ये सारे शब्द क्या हैं? अब आप देख रहे हैं घंटी शब्द बोला तो घंटी में घ में अ है, उसमें अनुस्वार लगा हुआ है। दिनांक में न में जो आ है उसमें अनुस्वार लगा हुआ है। ऐसे ही अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक भी स्वरों पर लगते हैं। अ, ई, उ, ये सारे जो चंद्र बिंदु की तरह दिखता है उसको अनुस्वार है। और विसर्ग, विसर्ग ही हमेशा स्वर पर ही लगता है। अह, इह, उह, जैसे हरि, भानु, विसर्ग का उच्चारण आधे ह के समान किया जाता है। राम, भानु, शशि, चंद्र इत्यादि। तो ये 3 जो चिन्ह हैं, ये स्वर या व्यंजन वर्णों में नहीं आते हैं, अलग से गिने जाते हैं। अब आपके मन में शंका आ रही होगी कि सर कुछ और भी वर्ण हैं जिनको हम क्ष, त्र, ज्ञ इत्यादि के नाम से जानते हैं, है ना? जैसे छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया। तो इनको आप देख पा रहे हैं, जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखा है हमने, मैं एक बार फिर से दिखा दूं यहाँ पर आपको। तीनों को मिटाते हैं और लिखने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्वरों में क्यों नहीं गिने गए। कैसे बना ये देखिए, ये संयुक्त अक्षर बोले जाते हैं। संयुक्त यानी कि संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। संयुक्त यानी कि एक से अधिक स्वरों से मिलाकर बने हैं। तो क्ष कैसे बनता है? क प्लस श, श यानी कि मूर्धन्य श। तो जब भी हम क और श को मिलाएंगे तो क्ष बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप। और ऐसे ही त्र की बात करें तो त प्लस र मिलाएंगे तब बनता है हमारा त्र। देखिएगा, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही के जब भी हम ज प्लस य को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। ज प्लस य, ज प्लस य बराबर ज्ञ। तो ये याद रखिए कि ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, कुछ लोग श्र के बारे में भी बात करते हैं। श्र, स प्लस र बराबर श्र। देखिए फिर से, है ना? तो ये चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको इस वर्णमाला में नहीं दिखाया गया।